नजर आने वाली है। तो जो पहली तस्वीर आपको नजर आएगी वो ये कि पूरे 10 साल बाद यानी 2014 और 2019 के बाद पहली बार बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के पास बहुमत से 21 सांसद ज्यादा है। दूसरी बड़ी तस्वीर पूरे 10 साल बाद इस लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, क्योंकि 2 बार से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नेता विपक्ष के लायक सीटें नहीं मिल रही थी। हालांकि इस बार 99 सीटों वाली कांग्रेस का नेता विपक्ष संसद में होगा। पिछली 2 लोकसभा में बीजेपी को अकेले बहुमत था और एनडीए का संख्या बल बेहद मजबूत था, जबकि संख्या बल के लिहाज से विपक्ष काफी कमजोर था। लेकिन इस बार जो तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, 234 सीटों के साथ विपक्षी गठबंधन बेहद मजबूत है और बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सिर्फ 59 सांसदों का ही फासला चर्चा होनी थी। तो एनसीटी का बिल आया दिल्ली वाला, चूंकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना था, वैसे उसने अब आपको धक्का दे दिया, तो काहे फिर तैयार हो गए 267 का मुद्दा छोड़ दिया। अब आइए 267 में संबंधित मंत्री जवाब देता है, तो इन्होंने कहा नहीं जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं पहले वक्तव्य चाहिए, फिर बयान चाहिए, फिर जवाब चाहिए। अरे वक्तव्य होने के बाद डिस्कशन ही नहीं होता है। और अंततः मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जाके कोई चेक कर ले, 5% भी नहीं बोला विपक्ष वालों ने मणिपुर पे। और जब प्रधानमंत्री जी बोलने खड़े हुए तो छोड़ के चले गए। मगर मुझे आश्चर्य है कि दिल्ली में तो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, मणिपुर विधानसभा में मणिपुर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं? मणिपुर सरकार के विरुद्ध इंफाल में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं? मतलब दिल्ली में राजनीति करनी है मणिपुर को लेकर, मगर प्रदेश में ना कोई प्रतिक्रिया करनी है, ना वहां पर कोई संवैधानिक व्यवस्था के बारे में कोई रिएक्शन देना है। ठीक है, सुप्रिया जी कह रहे हैं आइडियोलॉजी पर हमने कभी समझौता नहीं किया जैसा आप लोगों ने किया। राम हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं, और मणिपुर पर तो आपने उनकी बात सुन ही ली। मैं शुरुआत मणिपुर से ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की जनता ने इतना बड़ा संदेश दिया है, देश की जनता ने घुटने टेकवा दिए, देश की जनता ने रोक दिया, और उसके बावजूद भी मुझे लग रहा था थोड़ा दम अहंकार कम हो जाएगा, लेकिन कहाँ कम होने वाला है जी, रस्सी जल गई बल थोड़ी जाएगा। तो असलियत यह है कि देश की जनता ने आपसे कहा प्रधानमंत्री का क्या काम है कि लोकसभा में खड़े होकर भाषण दें, या प्रधानमंत्री का काम है सेल्फी खिंचाएं, या प्रधानमंत्री का काम है कि ढूंढ ढूंढ कर देश विदेश घूमने जाएं। अरे प्रधानमंत्री का काम है 1 साल से ऊपर इस देश का एक राज्य जल रहा है, कुछ मत कीजिए, सब कुछ छोड़कर वहां चले जाइए और वहां पर विक्षिप्त लोगों के साथ खड़े हो जाकर उनको ये भरोसा दिलाइए कि ये देश उनके साथ है, आप उनके साथ हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए उनके साथ हैं। आज भी कितने रिलीफ कैंप में महिलाएं और बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, आज भी कितने ही लोग अपने घर बदर हैं, आज भी कितने ही लोग हिंसा का शिकार हैं, व्यवसाय खत्म हो चुके हैं, कारोबार चौपट हो चुके हैं। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का रुख नहीं किया। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए, प्रधानमंत्री त्रिपुरा गए, प्रधानमंत्री नागालैंड गए, सब जगह गए। प्रधानमंत्री 40 मिनट की फ्लाइट से मणिपुर नहीं जा सके पूरे चुनाव में। ये मुझे लगता है कि नैतिक हार है प्रधानमंत्री की, और इतनी निर्णायक नैतिक हार है कि आप इस देश के एक राज्य में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप कश्मीर का झुंझुना बजाते थे, आप श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी चुनाव लड़ने की हिम्मत और हैसियत नहीं रखते। ये असलियत है। मैं यहां पर 2-4 बातें कहना चाहती हूं, और ये बातें कहनी जरूरी है, और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि नीट से बात शुरू हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि 24 लाख बच्चे आज सत्ता पक्ष की ओर, विपक्ष की ओर, उन नेताओं की ओर देख रहे हैं जो उनकी बातें सुन रहे हैं। क्यों बात तो सुने। शुरुआत हुई एनटीए में कोई गड़बड़ नहीं है, फिर बोला गया कुछ इरेगुलरिटी है, फिर बोला गया हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमसे गलती हो गई। अरे भाई, गलती और गुनाह जब होता है तो उसका क्या निवारण है? ये बच्चे जो असमंजस की स्थिति में, इनका क्या होगा? और मैं यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं, और अगर आप मुझे प्लीज 40 सेकंड का टाइम दे तो ये बात कंप्लीट हो जाए जी। हरदयाल पब्लिक स्कूल, हरियाणा झज्जर का वो स्कूल जहां से 6 के 6 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले, 2 को 718 और 719 मिले, जो कि मिल नहीं सकते थे क्योंकि नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो 4 मार्क्स जाते हैं, और अगर क्वेश्चन गलत किया तो 5 मार्क्स जाते। तो 718-19 नहीं मिल सकते थे। पहले इक्का दुक्का लोगों को आता था, अब 67 लोगों को पूर्णांक आए, जिसमें से हरदयाल पब्लिक स्कूल में 6 छात्र थे। चलिए कोई बात नहीं। उस स्कूल की जो अध्यक्षा है वो अनुराधा यादव है, उनके भतीजे शेखर यादव जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के झज्जर के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी भी बड़ी एक्टिव है। अनुराधा यादव जी खुद बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए, बांटते हुए पर्चे देखी गई हैं, सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें हैं।
बीजेपी का संबंध यहां पर खत्म नहीं होता है। नीट जैसे एग्जाम में 2 पेपर होते हैं कि अगर पेपर लीक हो जाए तो दूसरा पेपर दे दिया जाएगा, और ये सारे पेपर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उसमें सुरक्षित रखे जाते हैं। एक सेट पेपर एसबीआई में रखा गया था, एक सेट कैनरा बैंक में रखा गया था। हरदयाल पब्लिक स्कूल में दोनों सेट बांट दिए गए, दोनों सेट बांट दिए गए। पता चला गलत बट गया तो वापस लिया गया। वापस क्या लिया गया? वापस ले लिया गया एसबीआई वाला सेट, कैनरा बैंक वाला सेट उनको करना पड़ा। पूरे देश में एसबीआई का पेपर बटा था, चलिए कोई बात नहीं। फिर ग्रेस मार्क्स की टाइम बर्बाद हो गया था, बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स 6 बच्चों को दिए जिनके पूर्णांक आए। वक्त तो सारे सेंटर का बर्बाद हुआ था। इतनी सारी अनियमितताएं, और भाजपा के एक नेता से उस स्कूल का सीधा सीधा संबंध। भाजपा क्यों चुप है इस पर? कहां है सीबीआई? एक पुलिस केस तक नहीं हुआ है झज्जर की पुलिस थाने में। क्या कर रही है सीबीआई? क्यों नहीं जाकर उठा रही है अनुराधा यादव को और शेखर यादव को, जो उनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष है झज्जर के, और उनसे सवाल पूछ रही है? ठीक है। पिंटू प्रिंटर और चिंटू जो क्या नाम है ट्विटर पे आपने देश छोड़ा हुआ है। मेरा अपना मानना है कि थोड़ा दम और थोड़ा अहंकार छोड़ दीजिए। देश की जनता ने भी आपको यह मैसेज दिया है। हम मिलकर काम करेंगे तो देश का भला करेंगे। अगर आप देश के खिलाफ काम करिएगा तो हम उसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे और देश के लोगों की आवाज उठाएंगे। नीट हो गया, किसी की तबीयत पे कोई फर्क नहीं। रेलवे में हादसे पे हादसा होता जा रहा है। मैं प्रतिभा जी एक बात कह के अपनी बात एंड करती हूँ। सांसद महोदय तो हो सकता है ना चलते हो ट्रेन से, मैं ट्रेन से बहुत चलती हूँ। आज की तारीख में ट्रेन में गाजर, मूली, भेड़ बकरी की तरह लोग भरे हुए हैं। चिलचिलाती गर्मी में टॉयलेट में बैठकर युवा इम्तिहान देने जाता है। किसकी जिम्मेदारी है? रेल मंत्री कहते हैं बल का प्रयोग करो अगर कोई अनारक्षित है। तो आपने क्यों कम कर दिए अनारक्षित डब्बे और द्वितीय श्रेणी के डब्बे? क्यों सारे डब्बे आप एसी बनाते जा रहे हैं? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने इस देश में? महंगाई पे महंगाई है, रेल को बिल्कुल कबाड़ कर दिया है, पेपर पे पेपर लीक हो जाता है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अरे जो सरकार अपने आप को सिक्योरिटी का बीकन बताती थी, आपके बनते ही 3-3 हमले हो गए। एक शब्द नहीं निकलता है मुंह से। भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने देश में? ये देश चला है। इज दिस अ बनाना रिपब्लिक और इज दिस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डू समथिंग? लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बेचारे बैसाखियों को संभालने में, अपना स्पीकर बनाने में, सेल्फी खिंचाने में, झुनझुना बजाने में, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। चाहे वो रेल हादसे हो, रेल में जिस तरीके से इस वक्त लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल हो, नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय तक को ये कहना पड़ा कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है, तो जवाबदेही तो बनती है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। यह बताइए, अगर किसी सेंटर के ऊपर ग्रेस मार्क्स मिले जो किस केंद्र से तय किया गया नीट से, तो सेंटर वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जहां सीधे पेपर मिल गया और मंत्री जी नाम लिखा हुआ है गेस्ट हाउस में बिहार में, उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब सीधे तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, मतलब वो जो नवी पास नेता हैं आपके, जो इस समय मेधावी छात्रों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनका नाम आ रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जबकि वो सारी बातें प्रूव हो गई हैं कि व्यक्ति आकर वहां रुका था, गिरफ्तार है, उसने कबूलनामा तक कर लिया है। मगर उसके बाद देखिए साहब किस ढंग से बोला जा रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा महंगाई है, तो इस समय महंगाई की दर 5% है। आपने शासनकाल के कोई 5 साल बता के जाइएगा जब 5% से कम महंगाई की दर। सरकार मर्डरर हो चुकी है और कह रहे हैं उसके बाद हमारा उनके साथ गठबंधन है। अद्भुत है साहब। अभी मैं बताना चाहता हूं, जब वायनाड में यह तय हुआ कि प्रियंका जी लड़ेंगी, तो बाकायदा ऑफिशियल बयान आया कि सीपीएम को, एनी राजा ने कहा कि सीपीएम से कोई कंसल्टेशन नहीं किया, मगर मुस्लिम लीग से बात किया, मगर हमारा गठबंधन है सीपीएम के साथ और हमारा बड़ा सामंजस्य है। भाई हमने तो बताया, हमने 3 सरकारें चलाई, तो 92 पे तो हवा निकल गई है और 99 पे हवा भरी हुई है। और जो आपने कहा कि हमारे गठबंधन पे पूछ रहे हैं, आपका गठबंधन टूट चुका। आम आदमी पार्टी से टूट गया कि नहीं गठबंधन? अब कांग्रेस मटका फोड़ रैली कर रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ? बताइए। मतलब इनका तो हो गया, उसका जवाब नहीं है। और जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं कि मतलब ममता बनर्जी के बारे में अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे पिछली विधान लोकसभा में, वो कह रहे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता बनर्जी की सरकार मर्डरर हो चुकी है और कह रहे हैं उसके बाद हमारा उनके साथ गठबंधन है। अद्भुत है साहब। अभी मैं बताना चाहता हूं, जब वायनाड में यह तय हुआ कि प्रियंका जी लड़ेंगी, तो बाकायदा ऑफिशियल बयान आया कि सीपीएम को, एनी राजा ने कहा कि सीपीएम से कोई कंसल्टेशन नहीं किया, मगर मुस्लिम लीग से बात किया, मगर हमारा गठबंधन है सीपीएम के साथ और हमारा बड़ा सामंजस्य है। भाई हमने तो बताया, हमने 3 सरकारें चलाई,
जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू अटल जी के जमाने में पूरे समय सरकार में रहे और मोदी 1 में रहे, मोदी 2 में उनके सांसद ही नहीं थे। और जेडीयू 29 साल में 26 साल रहा। तो हमसे तो सवाल है, और जहां सीधे बोल रहे हैं, अलग हो चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, जहां सारा बवाल है वहां कोई सवाल नहीं। देखिए सुधांशु जी, चूंकि सरकार में इस वक्त आप हैं, तो चुनौती आप लोगों के लिए बड़ी रहने वाली है कि कैसे अलग अलग एजेंडे जो इस सरकार के थे उसे पूरा किया जाए, सहयोगियों को साथ लेकर। तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।